ड्रग्स केस का वसूली कनेक्शन। पावणे 1च्या सुमारास मला कॉल आला किरण गोसावी सरांचा की रे वानखेडे साहेबांनी तुला बोलावलंय पंचनाम्यावर साक्षीदार म्हणून। 13 मिनट के वीडियो से विवाद। एनसीबीचे एक अधिकारी होते, ते मला बोलले तुला इथे सही करायची। तेवढ्यात वानखेडे साहेब आले आणि मला त्यांनी सांगितलं याच्या सह्या घे पटापट। तर मी म्हटलं त्यांना अधिकाऱ्यांना म्हटलं सर हे ब्लँक पेपर आहे, नाही तू सह्या कर। 4 किरदार सवाल हजार। गाडीमधून परत त्यांनी फोन केला की 25चा बॉन्ड टाक, लास्ट 18ला कर, कारण की 8 समीर वानखेडे साहेबांना जाणार आहे। 18 करोड़ की डील का सच। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। ड्रग्स के मामले में एनसीबी के आरोपों में घिरे आर्यन खान के केस में अब नया मोड़ आ गया है। ड्रग्स केस में वसूली कनेक्शन का दावा किया जा रहा है और दावा करने वाला कोई और शख्स नहीं, वो शख्स है जिसे एनसीबी ने गवाह बनाया था, प्रभाकर राघोजी सेल। इस शख्स का आरोप है कि एनसीबी ने उससे खाली पेपर पर दस्तखत करवाए और आर्यन की रिहाई के लिए 18 करोड़ रुपए में डील हुई। क्या आर्यन खान की रिहाई के लिए हुई डील? क्या आर्यन को रिहा करने की कीमत है 18 करोड़? नशे का खेल, वसूली के लिए डील। ड्रग्स केस का वसूली कनेक्शन क्या? प्रभाकर राघोजी, किरण गोसावी, सैम डिसूजा, पूजा डडलानी, इन 4 किरदारों के इर्द गिर्द ड्रग्स केस में हजारों सवाल उठ खड़े हुए हैं। और ये सवाल खड़े हुए हैं प्रभाकर राघोजी सेल के नए खुलासे से। खुलासा क्या है, विवाद क्यों है और क्यों ड्रग्स केस में अब वसूली कनेक्शन को लेकर विवाद बढ़ा हुआ है, ये जानने से पहले ये जान लीजिए कि आखिर कौन है प्रभाकर राघोजी सेल। आर्यन खान के साथ सेल्फी लेती इन तस्वीरों को लेकर पहले भी मामला गर्मा चुका है। आर्यन खान के साथ इस तस्वीर में दिख रहा शख्स है किरण गोसावी। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने गोसावी को बीजेपी का कार्यकर्ता बताकर आरोप लगाए थे और प्रभाकर राघोजी सेल इसी किरण गोसावी का बॉडीगार्ड बताया जा रहा है। एनसीबी ने प्रभाकर गोसावी को इस केस में अपना पंच गवाह बनाया है, लेकिन 13 मिनट के वीडियो और एक हलफनामे के जरिए प्रभाकर राघोजी ने एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े को कटघरे में खड़ा कर दिया है। प्रभाकर राघोजी का कहना है कि एनसीबी ने उससे सादे कागज पर दस्तखत लिए और पंचनामा पेपर बताकर उसका साइन करवाया था। मग साधारण 10:30 पावणे 11च्या दरम्यान मी आतमध्ये गेलो, तेव्हा मी समीर वानखेडे आणि त्यांनी जे गुन्हेगार पकडलेले त्यांच्या पूर्ण सहकार्यांनी, तिथे मी बघितलं, तिथे मला अचानक आर्यन खान दिसले। त्यांना एका कॅबिन मध्ये बसवून ठेवलेलं आणि अजूनही 5-7-8 जण होते त्यावेळेला त्या ठिकाणी। त्यानंतर किरण गोसावी आर्यन खान सह त्या गाडीत बसले आणि एनसीबीचे अधिकारी होते, ते दोघं त्यांना एनसीबीच्या ऑफिसला घेऊन गेले। नंतर मी चालत चालत एनसीबीच्या ऑफिसच्या खाली जाऊन उभा राहिलो। पावणे 1च्या सुमारास मला कॉल आला किरण गोसावी सरांचा की रे वानखेडे साहेबांनी तुला बोलावलंय पंचनाम्यावर साक्षीदार म्हणून सही करायचे। मी वर गेलो 3ऱ्या माळ्यावर, तेव्हा माझ्याकडनं एनसीबीचे एक अधिकारी होते, ते मला बोलले तुला इथे सही करायची। तेवढ्यात वानखेडे साहेब आले आणि मला त्यांनी सांगितलं याच्या सह्या घे पटापट। तर मी म्हटलं त्यांना अधिकाऱ्यांना म्हटलं सर हे ब्लँक पेपर आहे, नाही तू सह्या कर,
मी मला कमीत कमी 9 ते 10 पेपरवर माझ्या सह्या घेतल्या. प्रभाकर राघोजी के दावे के मुताबिक 2 अक्टूबर यानी वो दिन जब एनसीबी ने हाई प्रोफाइल रेव पार्टी पर रेड की थी, उस दिन वो किरण गोसावी के साथ ही था। प्रभाकर का दावा है कि रात 10:30 बजे गोसावी ने उसे बोर्डिंग एरिया में बुलाया। जब वो वहां पहुंचा तो उसने केबिन में आर्यन खान और मुनमुन धमेचा को देखा। रात 12:30 बजे किरण गोसावी एनसीबी अधिकारियों के साथ आर्यन खान को सफेद इनोवा कार में एनसीबी ऑफिस लाया। रात करीब 1 बजे किरण गोसावी ने प्रभाकर को एनसीबी दफ्तर के भीतर बुलाया और उससे कहा गया कि उसे पंच बनना है। इस दौरान उसके आधार कार्ड की डिटेल भी ली गई और थोड़ी देर बाद ही एनसीबी दफ्तर से महज 500 मीटर की दूरी पर किरण गोसावी सैम डिसूजा नाम के शख्स से मिला। दोनों कार से आगे बढ़े और फिर कार से सैम और गोसावी लोअर परेल पहुंचते हैं और इसी बीच फोन पर 18 करोड़ में डील फाइनल करने की बात कही जाती है। बसतो तर किरण गोसावी सरांना सॅम करून नावाच्या एका व्यक्तीचा कॉल आला. मग ते एनसीबी ऑफिस पासून 500 मीटरच्या अंतरावर एका डाव्या बाजूला त्यांची काहीतरी मीटिंग झाली. मग ते बोलत होते काहीतरी डील बद्दल. की त्यानंतर परत 4:30च्या सुमारास तेच सॅम आणि किरण गोसावी त्यांची वेगळी गाडी होती, इनोवा क्रिस्टा होती सफेद रंगाची, आणि अचानक त्या गाडीच्या मागे निळ्या कलरची मर्सिडीज आली. मी बघितलं जाऊन तर त्या गाडीमध्ये SRKची जी मॅनेजर होती ती बसलेली. मग ह्या तिघांमध्ये मीटिंग झाल्या आणि त्याच्यामध्ये काय झालं ते त्यावेळेला मला कळलं नाही. तर मग गाडीमधून परत त्यांनी फोन केला की 25चा बॉन्ड टाक, लास्ट 18ला कर, कारण की 8 समीर वानखेडे साहेबांना जाणार आहेत आणि 10 आपल्याला वाटून घ्यायचं. एवढं मी त्यांचं फोनवरचं संभाषण ऐकलं. जी न्यूज इन आरोपों की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन प्रभाकर राघोजी के आरोप बेहद गंभीर हैं। प्रभाकर राघोजी का दावा है कि उसी दिन सैम डिसूजा, किरण गोसावी की मुलाकात शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी से भी हुई। पूजा डडलानी नीले रंग की मर्सिडीज कार में आई थी। कार के भीतर ही तीनों ने बातचीत की और फिर 15 मिनट बाद सब निकल गए। झोपलो होतो, मग मला लगेच सरांनी कॉल केला ते त्यांच्या बेडरूम मधून, तू एक काम कर, अर्जंटनी महालक्ष्मीला जा, बॉम्बे सेंट्रलच्या ताडदेवच्या रोडला इंडियाना हॉटेलच्या इथे तुला एक गाडी येईल, मी नंतर तुला डिटेल देतो, तिथून तुला 50 लाख रुपये घ्यायचे. म्हटलं ठीक आहे. मी गेलो तर त्या गाडीचा नंबर मी व्यवस्थित नोट नाही केला, पण 5102 नंबर होता त्या गाडीचा. सफेद रंगाची कार होती, फक्त गाडीचं मॉडेल मला वाचायचं राहून गेलं. मी ते 50 लाख उचलले, आलो घरी रिटर्न. तेवढ्या त्यांनी आपले कपडे वगैरे भरलेले, मला बोलले तू इथेच थांब. संध्याकाळी 4:30च्या सुमारास त्यांचा कॉल आला. मला बोलले वाशी ब्रिजच्या इथे मी गेलो. त्यानंतर मला इनॉर्बिट मॉलच्या इथे बोलवलं. मग आम्ही ट्रायडंट हॉटेलच्या इथे मला त्यांनी बोलवलं. त्या तिकडे मी गेलो, त्यांच्या गाडीमध्ये बसलो. त्यांनी पैसे मोजले तर ते 38 लाख रुपयेच निघाले. मग मला त्यांनी विचारलं भाई इसमें तो 38 लाख ही है. इन तमाम आरोपों के सामने आने के बाद जोनल जो डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े, उन्होंने इन तमाम आरोपों को सिरे से नकार दिया है। प्रभाकर राघोजी ने अपनी जान का डर बताया है। उसका कहना है कि किरण गोसावी गायब है और अब उसे भी खतरा महसूस हो रहा है। हालांकि इन आरोपों पर समीर वानखेड़े की ओर से भी सफाई दी गई है। एक प्रेस रिलीज जारी कर एनसीबी ने इस मामले में जरूरी एक्शन लेने का भी दावा किया है। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो समीर वानखेड़े आरोपों से इनकार कर रहे हैं, लेकिन प्रभाकर राघोजी सेल के आरोप बेहद साफ हैं। पहला आरोप यह है कि पंच गवाह बनाने के लिए उनसे सादे कागज पर दस्तखत लिए गए। इसके बाद बारी आती दूसरे आरोप की। दूसरा आरोप यह है कि पंचनामा पेपर बताकर एनसीबी ने दस्तखत करवाए। तीसरा आरोप यह है कि 18 करोड़ रुपए में डील हुई है।
18 करोड़ रुपए में डील हुई। चौथा आरोप है कि 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को देने थे। 18 करोड़ रुपए में डील, जबकि इसमें से 8 करोड़ समीर वानखेड़े को देने थे। और इन आरोपों की सच्चाई कोई नहीं जानता है, लेकिन राजनीति गर्म हो चुकी है। एनसीपी नेता नवाब मलिक हमलावर है। नवाब मलिक का कहना है कि समीर वानखेड़े महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने के लिए बॉलीवुड को टारगेट कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता राम कदम ने भी पलटवार किया। हम पहले दिन से कह रहे थे कि समीर वानखेड़े जब से इस विभाग में आए, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को टारगेट किया। महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम करने का उद्देश्य था। फिल्म इंडस्ट्री में डर पैदा हो, बड़े लोगों में शहर में डर पैदा हो और वसूली की जाए, ये पहले दिन से हम कह रहे थे। पब्लिसिटी हासिल करना, सरकार को बदनाम करना और करोड़ों रुपयों की वसूली करने का काम हो रहा था। जब 48 घंटे पूर्व महाराष्ट्र सरकार का एक मंत्री कहता है कि वे समीर वानखेड़े और उनकी टीम को जेल के सलाखों के पीछे भेजेंगे, उसके बाद जब प्रभाकर की बातें सामने आती हैं, यदि इन सारे बिंदुओं को जोड़ा जाए तो प्रभाकर की बातें और महाराष्ट्र सरकार का रवैया, क्या इनमें कुछ आपसी साझगांठ है? इन बातों का जवाब महाराष्ट्र सरकार को देना होगा कि रातों रात 22 दिनों की चुप्पी के बाद ये प्रभाकर इस प्रकार की बातें क्यों बोल रहा है। आर्यन खान पर एनसीबी के एक्शन के बाद से ही महाराष्ट्र में राजनीति गरमाई हुई है। एनसीबी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक कई बार एनसीबी के एक्शन और नियत पर सवाल उठा चुके हैं और अब प्रभाकर राठौर जी के खुलासे के बाद एनसीबी का हमलावर होना लाजमी है। पर यहां पर सवाल यह है कि आखिर क्या है आरोपों की सच्चाई, क्योंकि समीर वानखेड़े और नवाब मलिक दोनों कह रहे हैं सत्यमेव जयते। नशे का जाल, राजनीति की चाल, ड्रग्स की लड़ाई में सियासत क्यों आई? पहले समीर वानखेड़े ने कहा सत्यमेव जयते। माझी शुभेच्छा आणि सत्यमेव जयते। अब नवाब मलिक ट्वीट कर रहे हैं सत्यमेव जयते। जीतेगा तो सत्य ही, पर सच है क्या? किसके आरोपों में दम है और किसके दावे बेदम हैं? मुंबई में हाई प्रोफाइल रेप पार्टी पर एनसीबी की रेड के बाद अब पूरा देश सच जानना चाहता है। फिलहाल सच दूर है, लेकिन आरोपों की बौछार है। देश की सेवा करने के लिए, ईमानदारी से काम करने के लिए, ड्रग्स हटाने के लिए अगर वो मुझे जेल में डालना चाहते हैं। आर्यन अभी आर्थर रोड जेल में ही है, लेकिन इस बीच एनसीबी के ड्रग्स विरोधी अभियान को लेकर सियासत सरगर्म हो गई है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक और समीर वानखेड़े आमने सामने हैं। नवाब मलिक ने पहले फ्लेचर पटेल नाम के शख्स का जिक्र किया और कई गंभीर आरोप जड़ दिए। सवाल ये है कि इंडिपेंडेंट पंच आप बात करते हो और फ्लेचर पटेल 3 मामले में आपका पंच है। आपके परिवार के साथ फोटो निकालकर लेडी डॉन, माय सिस्टर, इस तरह की चीजें करता है। हम जवाब चाहते हैं कि वानखेड़े साहब, आपका फ्लेचर पटेल का क्या रिश्ता है? नवाब मलिक ने अपने ट्वीट में एक महिला की तस्वीर भी दिखाई। वो समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन वानखेड़े थी। नवाब मलिक ने दावा किया कि फ्लेचर 3 मुकदमों में एनसीबी की तरफ से गवाह है और फ्लेचर यास्मीन को मुंह बोली बहन कहता है। लेकिन नवाब मलिक ने फ्लेचर पटेल और वानखेड़े परिवार के कथित संबंधों को लेकर भी सवाल उठाए। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने एक अधिकारी का नाम लिया और पूरी एनसीबी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन यास्मीन वानखेड़े और फ्लेचर पटेल दोनों ने नवाब मलिक को जवाब दिया। किसी माँ बेटी को के पीछे पीछे ट्रोल करके, उनकी इंस्टा ट्रोल करके या फेसबुक ट्रोल करके, आप किसी एक मुद्दे को जो मजाक में लिखा गया था उसको आप ऐसे तरीके से ट्विस्ट करके बहुत ही फील हुआ कि दिस इज वेरी लो। ही शुड हैव, द पर्सन XYZ शुड हैव सम काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स। उनको पता होना चाहिए कि कौन से लेवल, कितनी लेवल तक गिरना चाहिए। नवाब मलिक साहब ने अगर मेरा नाम लिया है तो मैं उनको बताना चाहूँगा, मैं एक सैनिक हूँ और जब कभी भी इस सिविल प्रशासन को, यूनिफॉर्म सर्विस को, एनसीबी हो या कोई पुलिस सर्विस हो या कभी भी कहीं भी मेरी ज़रूरत पड़े, मेरे माजी सैनिक की ज़रूरत पड़े, बम्बई के माजी सैनिक की ज़रूरत पड़े, महाराष्ट्र के माजी सैनिक की ज़रूरत पड़े, हम
वहाँ अगले 2 मिनट में पहुँचेंगे। मुझे ये देश से ड्रग्स हटाना है। विवाद आगे बढ़ता रहा और नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर दुबई जाने के भी आरोप लगाए, तो समीर वानखेड़े ने जवाब दिए। दुबई की बात कर रहे हैं, मैं इसका घोर निंदा करता हूं। ये झूठी इंफॉर्मेशन है। जिस तारीख ये जो कह रहे हैं दिसंबर में, मैं उस टाइम पे मुंबई में हूं। ये उस चीज की जांच कर सकते हैं। पूरी तरीके से मैं इसका खंडन करता हूं और झूठा आरोप है। नवाब मलिक और समीर वानखेड़े के बीच आरोपों की लंबी लिस्ट है। मामला तो यहां तक पहुंचा कि नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि उन्हें राजस्थान से एक धमकी भरा कॉल आया और उनसे कहा गया कि वो समीर वानखेड़े का पीछा छोड़ दें। तो वहीं दूसरी ओर समीर वानखेड़े ने भी 2 पुलिसकर्मियों पर उनका पीछा करने का आरोप लगाया और महाराष्ट्र डीजीपी से इसकी शिकायत तक की। एनसीबी के पंच प्रभाकर के जरिए एनसीबी पर ही लगाए गए आरोप से आर्यन खान मामले में नया मोड़ आ गया है। हालांकि एनसीबी ने इन आरोपों को एक सिरे से नकारा है और यह भी कहा है कि प्रभाकर को हलफनामा कोर्ट में दाखिल करना चाहिए था, न कि सोशल मीडिया पर, और इस मामले की जांच कराने की भी बात कही गई है। नवाब मलिक के दामाद समीर खान तक जांच की आंच पहुंच गई और अब ये विवाद बढ़ते बढ़ते नवाब मलिक बनाम समीर वानखेड़े होता दिख रहा है। मुंबई से राजीव रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। समीर वानखेड़े और नवाब मलिक के आरोप प्रत्यारोप के बीच में ड्रग्स मामले की जो आंच है वो आर्यन खान से होते हुए अनन्या पांडे तक भी पहुंच चुके हैं। अनन्या पांडे से कल यानी कि सोमवार को एनसीबी एक बार फिर से पूछताछ करने वाले हैं और बताया जा रहा है कि एनसीबी की जांच का दायरा अब ड्रग्स चैट से आगे बढ़कर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तक पहुंच चुकी है। आर्यन की जांच, अनन्या तक आंच, ड्रग्स जाल, एनसीबी का प्रश्नकाल। क्या अनन्या के पास आर्यन के राज? पहले व्हाट्सएप चैट पर सवाल, अब वित्तीय लेन देन का हिसाब। अनन्या पांडे की सांसें अटकी हुई हैं और आर्यन खान जेल में ईश्वर को याद कर रहे हैं। ड्रग्स जाल में उलझे आर्यन को बेसब्री से बेल का इंतजार है, लेकिन उनके दिन फिलहाल आर्थर रोड जेल में कट रहे हैं। बताया जा रहा है कि आर्यन जेल में इन दिनों भगवान राम और माता सीता की किताब पढ़ रहे हैं। जेल में बंद किसी भी शख्स के पास ये मौका होता है कि वो जेल अधिकारियों से बात करके जेल की लाइब्रेरी से किताबें लेकर पढ़ सकता है। ऐसे में जेल में ट्रायल कैदी के तौर पर बंद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का भगवान राम और माता सीता की किताब पढ़ना ड्रग्स की इस घटना के बाद उनके जीवन पर पड़े असर की ओर इशारा करता है। कहते हैं मुश्किल में इंसान अक्सर ईश्वर को याद करता है, लेकिन मुश्किल अनन्या पांडे की भी कम होती नहीं दिख रही। अनन्या पांडे से एनसीबी 2 बार पूछताछ कर चुके हैं और अब तीसरी बार वो सोमवार को एनसीबी के सवालों का जवाब देंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.